हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। जैसा कि हम लोगों को पता होगा कि जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा है वो 11 फरवरी को निर्धारित कर दी गई है। आयोग ने नोटिस भी जारी कर दिया है और इस परीक्षा की तैयारी के लिए अब भी ये आज 15 दिसंबर है, तो मान के चलिए कि अभी भी आपके पास 50 दिन पूरे सेफ हैं। आप इन 50 दिन में अगर रणनीति के तहत तैयारी करेंगे तो आप जो समीक्षा अधिकारी का पूरा सिलेबस है, आयोग द्वारा जो दिया गया है सिलेबस, उन सिलेबस को आप पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि उसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको नहीं पढ़नी है। बाकी जो जो सिलेबस टू सिलेबस चीज़ें हैं उन्हीं को आप अगर हिट पॉइंट देख के चीज़ें तैयार करेंगे तो आप 50 दिन में अभी भी तैयारी कर सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोग कुछ चीज़ें पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख करके। तो अब तक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित अब तक हम अपने चैनल पे 3 वीडियो डाल चुके हैं और ये हमारी चौथी वीडियो है। इसमें हम भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको एग्ज़ाम में देख के जाने हैं। और इसके पहले हमने भारतीय इतिहास और उत्तर प्रदेश और आपका रीजनिंग और इन्वायरमेंट चीज़ें बता दी हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो में हम जब बनाएंगे तो उसमें आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। अभी हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप जो भूगोल टॉपिक है उसमें चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हम भारत की भूगोल की बात करें तो इसमें पिछली परीक्षा में आपके कुल 10 प्रश्न आए थे और विश्व के भूगोल से बात करें तो कुल 8 प्रश्न आए थे। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न जो होते हैं ये सतही तौर पे होते हैं, ना कि जैसे मान के चलिए कि आप कोई महाद्वीप दे दिया और उसके पर्वत या मरुस्थल, तो ये नहीं पूछेगा कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है या पर्वत कैसे बनते हैं या पठारों का निर्माण कैसे होता है, कोई झील है तो उसका निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा। केवल आपकी जो लोकेशन पूछ देगा कि ये झील पर्टिकुलर नाम से दे देगा, ये झील किस महाद्वीप में है, महाद्वीप है तो उसमें किस देश में स्थित है। यही चीज़ आपके भारत के भूगोल में है। तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनके केवल नाम और जगह पूछता है, ना कि उनके जो है निर्माण का सब्जेक्ट ये पूछता है कि कैसे निर्माण हुए हैं। ठीक है, तो इसी सब चीज़ों को देखते हुए हम ये जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं RO की, उसमें जो है ये टॉपिक हम ढूंढे हैं कि इसमें किन किन टॉपिक से भूगोल में ज़्यादा प्रश्न बने हैं, तो यही टॉपिक निकल के आते हैं कि जिससे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है। तो अभी हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम भूगोल पूरा डिटेल में पढ़ें। पूछने को तो कुछ भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, लेकिन एक संभावना देखी जाती है कि किन प्रश्नों की संभावना ज़्यादा है एग्ज़ाम में पूछने की, तो उसी हिसाब से हम देखेंगे चीज़ें। अगर भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में आपको जो सामान्य परिचय होता है भारत का, वो तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। सामान्य परिचय में जैसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो भारत है उसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसका पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है ये पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़, और जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं वो किन किन राज्यों से होकर गुजरती हैं। और आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा जानना होगा कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे भारत की सीमाएं कितनी लगती हैं और कौन कौन से राज्य उसकी बाउंड्री शेयर करते हैं। ये सब सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। और इतना सामान्य परिचय में आप चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश देखेंगे। इसमें देखेंगे हिमालय के कई भाग आपको मिलेंगे, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इनको देख लेंगे, इनका विस्तार कहाँ कहाँ है, किस किस राज्य में है, और इनके अंतर्गत जो प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं, जैसे मान लीजिए काराकोरम श्रेणी हुई, लद्दाख श्रेणी हुई, फिर पंजाल श्रेणी हुई, और तमाम श्रेणियाँ देख लेंगे। उसमें प्रमुख दर्रे देख लेंगे आप, और उसमें जो है पर्यटन स्थल जो है आप यहीं पे देख लेंगे कि उनमें कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। जैसे शिमला हुआ तो किस पहाड़ी में है, उसके बाद देहरादून है तो किस पहाड़ी में स्थित है, कुल्लू घाटी है तो किस पहाड़ी में स्थित है। तो वो जो है आप इनकी श्रेणियाँ देख लेंगे, किस श्रेणी में ये सब सारी चीज़ें स्थित हैं। तो जैसे आप उत्तर भारत में देखे हैं वैसे आप मध्य भारत की और दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ देख लेंगे और उनकी पहाड़ियाँ देख लेंगे कौन कौन सी पहाड़ी है। जैसे मान लीजिए आप सतपुड़ा देख रहे हैं, विंध्य पहाड़ी देख रहे हैं, तो इनका विस्तार देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक है, इनसे कौन सी नदियाँ निकलती हैं। और उसके बाद जैसे अरावली पर्वत है तो उसकी सबसे ऊंची चोटी देख लेंगे। तो इसी तरह से मध्य भारत की पर्वत और श्रेणियाँ, उनकी चोटियाँ आप देख लेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत में देखेंगे। दक्षिण भारत में मान के चलिए नीलगिरी पहाड़ी है, अनामलाई पहाड़ी है, और उसके बाद
जो ब्रह्मगिरी करके पर्वत है, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे, इन पे विशेष ध्यान देंगे और उनका विस्तार जरूर देखेंगे कि उनका विस्तार किन किन राज्यों में है। उसके बाद हम बात करें तो घाटियाँ, जैसे अभी हम बात किए कुल्लू घाटी, चुम्बा घाटी, चुम्बी घाटी, फूलों की घाटी, ये सब जो है घाटियाँ आप देख लेंगे कि किन किन राज्यों में स्थित हैं। यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं और ये जो प्रश्न बनते हैं सिंगल प्रश्न नहीं होते हैं, कई घाटियाँ दे देगा और राज्य दे देगा, आपको मिलान करना होता है। तो यहाँ से प्रश्न कठिन बन जाते हैं जब तक आप पूरी घाटियों के बारे में नहीं जानेंगे। उसके बाद हिमनद का क्रम देख लेंगे, सबसे ऊंचा हिमनद देख लेंगे, उसके बाद सबसे चौड़ा हिमनद देख लेंगे और खासकर जम्मू कश्मीर वाला देख लेंगे आप। उसके बाद उत्तराखंड में जो है हिमनद है, वहीं 2-4 राज्यों में हिमनद हैं, बाकी नहीं हैं। उसके बाद पठार देख लेंगे, जैसे दक्कन का पठार, मेघालय का पठार का विस्तार कहाँ है और किन किन राज्यों में उसका विस्तार है, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद तटीय भाग की चर्चा करें तो तटीय भाग में 2 भाग है हमारे पास, ये भारत में देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया आपका पश्चिमी तट और ये हो गया पूर्वी तट। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जो हमारे तटीय विस्तार हैं वो भारत के कितने राज्यों में है। पहली बात तो राज्यों की संख्या पूछता है और दूसरी बात कि सबसे ज़्यादा तट रेखा किसकी है, किस राज्य की, ये हो गया दूसरा प्रश्न हो गया। उसके बाद जो है पश्चिमी तट को क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से गुजरात से दीजिए गोवा तक को क्या कहते हैं, और उसके बाद गोवा से लेकर कन्याकुमारी तक को क्या कहते हैं। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के ऊपर क्या कहते हैं, नीचे क्या कहते हैं, यहाँ महानदी से लेकर नीचे बीच के भाग को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है याद करेंगे, इसको मुख्य रूप से देखेंगे। यहाँ से प्रश्न डायरेक्टली बनते हैं, ये चीज़ें आप स्किप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपका तटीय विस्तार देख लेंगे कितना है भारत का पूरा, इतनी चीज़ें आप तटीय भाग में देखेंगे। जब ये आप पढ़ेंगे पश्चिमी तट, तो यहीं पे अरब सागर में देख लीजिएगा कि कौन कौन से द्वीप है, जैसे मान लीजिए लक्षद्वीप है, मिनिकॉय है और उसके बाद मालदीव है। ये सब जो है उनके बीच की अक्षांशीय रेखा देख लेंगे कितने किस जैसे मान लीजिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच से कौन सी रेखा जाती है, वो कितने अंश है, 8 डिग्री किस पे जाती है, 9 डिग्री किन किन के बीच है। उसके बाद इधर देखेंगे बंगाल की खाड़ी में 10 डिग्री देख लीजिएगा किन किन के बीच है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की। इसमें देखेंगे उत्तर भारत की नदियाँ, जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनके बारे में देखेंगे। जब नदियाँ पढ़ेंगे आप तो वहीं पर उनकी परियोजनाएँ पढ़ लीजिएगा, जैसे तुलबुल परियोजना किस पे है और आपकी तमाम परियोजनाएं ऐसे हैं कि जिनके बारे में आप देखेंगे। जैसे उरी परियोजना है, ये किस नदी पे है। और उसके बाद मध्य भारत की नदियाँ आप देखेंगे ऐसे ही, जैसे मान लीजिए मध्य भारत में आ जाएंगे तो उसके बाद जैसे गंगा हुई, यमुना हुई, चंबल हुई, चंबल की सहायक नदियाँ हुई, सोन की सहायक नदी कौन है, सोन किसकी सहायक नदी है, सोन गंगा में किस साइड से मिलती है। और गंगा में नदियाँ मिलने वाली जो है, गंगा का मुँह मान लीजिए इधर है, ये है, तो ये हो गया बायां तट, ये हो गया दायां तट। तो दायां तट से कितनी नदियाँ मिलती हैं, बायां तट से कितनी नदियाँ मिलती हैं। ये गंगा जब नदी पढ़ेंगे तो उसके बाद देख लेंगे इसकी उत्तर प्रदेश में लंबाई कितनी है, उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, कहाँ से निकलती है, गंगा नदी की पूरी लंबाई कितनी है। ये सब सारी चीज़ें गंगा नदी के बारे में थोड़ा आप विशेष देख लेंगे। उसके बाद दक्षिण भारत की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की नदियों में प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे मान लीजिए पूछ लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, गंगा के बाद दूसरी भारत की सबसे बड़ी नदी। तो जब आप दक्षिण भारत की नदियाँ पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये चीज़ें आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और ये टॉपिक ढूंढ के आप जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से भी पढ़ सकते हैं। तो इतनी बातें आपको जब नदियाँ पढ़ेंगे तो वहीं पे आप नदी घाटी परियोजना जरूर पढ़ लीजिएगा। जो ये नदी घाटी परियोजना दिया है, जो टॉपिक है, ये जब नदियाँ पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर पढ़ लेंगे। दक्षिण भारत की नदियों में जैसे केरल, कर्नाटक में जो नदियाँ छोटी छोटी बहती हैं उसमें तमाम डैम बने हैं, तो उनको आपको देखना जरूरी है। उसके बाद जलप्रपात देख लेंगे, सबसे बड़ा, ऊंचा, चौड़ा, आयतन में सबसे लंबा गुरुत्वी है। ये सब सारी चीज़ें आप गुरुत्वी बांध वगैरह देख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद झीलें देख लेंगे, झीलों का एक आप ब्लैंक मैप लेंगे पहले बात भारत का, उसमें आप झीलें पढ़ेंगे तो नोट डाउन करते रहेंगे, तो इस तरह से झीलें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। विशेषकर आपको खनिज संसाधन पे ज़्यादा जोर देना है। खनिज संसाधन जैसे मान लीजिए तांबा कहाँ हुआ, लौह कहाँ हो गया, उसके बाद अभ्रक कहाँ हो गया, ये सब सारी चीज़ें उनकी खाने आपको देखनी है। उसके बाद उद्योग की बात करें, उद्योग में मान लीजिए सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित हुआ, कहाँ,
और उसके बाद सीमेंट उद्योग दे देगा, लौह इस्पात उद्योग दे देगा, एल्युमिनियम उद्योग दे देगा। तो ये टॉपिक जो है आर का बड़ा प्री टॉपिक है। यहाँ से भारत के भूगोल से भी प्रश्न बनते हैं और उसके बाद जो है आपके विश्व भूगोल से भी, जो खनिज संसाधन और उद्योग हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्यटन स्थल की। तो पर्यटन स्थल पे आप देखिएगा, जैसे उत्तर भारत का पर्यटन स्थल हम बताए हैं, जो जैसे हिमाचल प्रदेश में देख लेंगे, उत्तराखंड में देख लेंगे, उसके बाद जम्मू कश्मीर में देख लेंगे। उसके बाद सीधा दक्षिण भारत में आप आएंगे तो उसमें एक चीज़ याद रखिएगा आपको, कर्नाटक, केरल और उसके बाद तमिलनाडु। ये 3 राज्यों के पर्यटन स्थल, उनके जो नाम हैं बड़े टिपिकल होते हैं। आपको लगता है कि अब तमिलनाडु का पर्यटन स्थल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कर्नाटक या केरल में स्थित है। तो इन राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिएगा आप, तीनों राज्यों के नाम डाल दीजिएगा और वहाँ पे जो है चार्ट बना के 5-5 होंगे, 5-5 आप कर लेंगे तो 15 आपको पर्यटन स्थल याद हो जाएंगे और कन्फ्यूजन भी कोई नहीं होगा। उसके बाद हम भारतीय अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं। इसमें जैसे प्रश्न मान लीजिए पूछ लीजिएगा कि केंद्रीय गणना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये तो मान लीजिए आसान हो गया क्योंकि हिंदी में लिखा रहेगा, पढ़ लेंगे। लेकिन जैसे IHHR करके दे दिया, ये तो इंग्लिश में लिखा तब भी पढ़ने में आसान है। उसके बाद मान लीजिए ये आई को हिंदी में लिख दिया, आई H और R, जब ये दे देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ये पता होना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अब आपको ये जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तभी प्रश्न कर पाएंगे। ये पूछ लेगा कहाँ है, इतना दे के और आगे स्थान दे देगा, ये दे देगा जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, तो इनका फुल फॉर्म आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च, इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप देख लेंगे। यानी कहने का मतलब है तीनों टाइप में आपको पता होना चाहिए, इसका हिंदी भी पता होना चाहिए, ये शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए और ये कहाँ पे स्थित है, ये चीज़ें आपको जरूर पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न कर पाएंगे। और इसी तरह से पूछने की वजह से जो है प्रश्न कठिन हो जाते हैं। आता तो आपको है लेकिन इस फॉर्म में आप पढ़े ही नहीं है, इसलिए जो है प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो मेरा काम ये है कि मैं चीज़ें आपको पूरी तरह से याद दिला दूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि इतना बताने के बाद आपको परीक्षा में ज़रूर मदद मिलेगी अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो। उसके बाद हम विश्व के भूगोल की बात करते हैं। तो विश्व के भूगोल में देखेंगे तो महाद्वीप, पहली बात तो महाद्वीपों का आपको क्रम पता होना चाहिए, फिर उस पर कितने देश हैं, किस महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश हैं आपको ये पता होना चाहिए, और किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है और कर्क रेखा और मकर रेखा, फिर वो कितने देशों से होकर गुजरती है, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सब सारी चीज़ें आपको, ये बेसिक हैं। महाद्वीप पढ़ने से पहले ये चीज़ें आप जो ये मैप ले लेंगे, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस है, आप ये ले लेंगे, चाहे आपके पास हिंदी होगा चाहे इंग्लिश, पूरा जिसमें एक जगह पूरा महाद्वीप दिया है वो चीज़ें देखेंगे तो तीनों रेखाएं आपको मिल जाएंगी। फिर उसमें 0 डिग्री देशांतर मिल जाएगी, 180 डिग्री देशांतर मिल जाएगी, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। महाद्वीप की विशेषता देख लेंगे, जैसे अंध महाद्वीप, इसी टाइप के बहुत से प्रश्न बनते हैं, उसको जो है आप लूसेंट में ये चार्ट में दिया है लाइन वाइज, उसको आप देख के पढ़ लेंगे तो यहाँ से चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। उसके बाद महाद्वीप पढ़िएगा तो उसमें एक एक महाद्वीप उठाइएगा, उसके पर्वत देख लीजिएगा, उसमें प्रमुख पठार देख लीजिएगा और मरुस्थल देख लीजिएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूछ दिया था तनामी मरुस्थल कहाँ है, तो आप ये जो देखेंगे एटलस, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसी टाइम ब्लैंक मैप लिए रहिएगा और भर लीजिएगा। और नहीं भी भरते हैं तब भी कोई बात नहीं है, लूसेंट में सारी चीज़ें चार्ट बना के दी हुई हैं। उसके बाद झीलें, आप झीलें देखेंगे, कहाँ की झीलें, जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है उसकी झीलें बहुत ज़रूरी हैं, उसमें बहुत सारी झीलें हैं, उनको देखना आपको ज़रूरी है। उसके बाद USA का देख लेना है झील आपको, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी झीलें तो आप देखेंगे ही देखेंगे। उसके बाद उत्तरी महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका, उसकी झीलें आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका का देख लेंगे, प्राथमिकता आपकी पहले उत्तरी अमेरिका होनी चाहिए, उसके बाद जो है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आपकी यूरोप की झीलें देखेंगे, उसके बाद एशिया की झीलें देख लेंगे। उसके बाद हम नदियाँ देख लेंगे, नदियाँ आप यूरोप की नदियाँ पहले देखेगा, यूरोप की नदियाँ पहले देख लेंगे, उसके बाद एशिया की नदियाँ देख लेंगे, देन उसके बाद उत्तरी अमेरिका की देखेंगे।
क्योंकि यूरोप की नदियाँ जब देता है तो उसमें जो है स्थित राजधानी बहुत पूछ देता है। डेन्यूब नदी पे बहुत सारी राजधानियाँ स्थित हैं और वहीं से राजधानी उठा के दे देगा, आप पढ़े नहीं रहेंगे तो आप प्रश्न गलत करके चले आएंगे। तो उस पर स्थित शहर आपको विशेष तौर पे देखनी है, और ये कहाँ पे, आपको यूरोप महाद्वीप का, यूरोप महाद्वीप का पहले आप अच्छे से कवर करेंगे, नदियाँ और उससे स्थित शहर, और ये नदियाँ कहाँ गिरती हैं, किस चैनल में जाके गिरती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर उसके बाद जलप्रपात देखेंगे यहाँ का, उसके बाद जल संधि। जल संधि आपको एशिया की जल संधि आपको सबसे पहले देखनी है। एशिया जैसे मान लीजिए ये एशिया वाला, ये जो दक्षिण पूर्वी पे है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच न्यूजीलैंड वगैरह है। ऑस्ट्रेलिया के बाद जैसे न्यूजीलैंड यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ जल संधियाँ हैं। उसके बाद जैसे ये जो है आपका जावा हो गया, जावा द्वीप हो गया, सुमात्रा हुआ, मलेशिया हुआ, वहाँ पे बहुत सी जल संधियाँ हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख लेंगे। इसमें आप जब देखेंगे ना, इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, और उसके बाद जैसे लूसेंट पढ़ रहे हैं, जल संधियाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको ईजिली याद हो जाएंगी। तो जल संधि हमारी हो गई। उसके बाद प्रमुख सागर, प्रमुख सागर जैसे कैस्पियन सागर, काला सागर, और उसके बाद लाल सागर देख लेंगे, फारस की खाड़ी देख लेंगे। तो ये सब जो है प्रमुख सागर आप देख लेंगे। उनसे सटे जो अरब प्रायद्वीप है वहाँ पे जितने सागर हैं आप उनको देख लीजिए। जैसे भूमध्य सागर, वहाँ पे जैसे जो देश सटे हैं, जैसे जॉर्डन हुआ, आपका इजराइल हुआ, ये सब थोड़ा बारीकी से देख लेंगे किसकी बॉर्डर वहाँ पे भूमध्य सागर से लगती है, किसकी नहीं लगती है। और यूरोप में खासकर आप बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यूरोप से प्रश्न बनते हैं और वहाँ से प्रश्न गलत करने की संभावना भी ज़्यादा होती है। जहाँ से प्रश्नों की संभावना ज़्यादा होती बनने की, वहाँ पे गलतियाँ भी, क्योंकि उसमें छोटे छोटे देश दिए हुए हैं। आप अगर बारीकी से नहीं देखेंगे तो आप गलत करके चले आएंगे। उसके बाद महासागरीय धाराएँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। महासागरीय धाराएँ ज़रूर आप देखिएगा, कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म है। और उसके बाद महासागरीय गर्त, ये जो चीज़ें हैं लूसेंट में चार्ट में दी हुई हैं। उसके बाद विश्व की प्रमुख जलवायु देख लीजिएगा, किस महाद्वीप में कौन सी जलवायु पाई जाती है, जलवायु से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद प्रमुख सागर की लौड़ता देख लीजिएगा, किस सागर की लौड़ता सबसे ज़्यादा है, किसकी सबसे कम है। मान लीजिए तुर्की की वान झील देख लीजिएगा आप। उसके बाद जनजाति इसमें भी देखनी है, जनजाति आपको भारत की जनजाति भी देखनी है। तो जब जनजाति पढ़िएगा तो भारत की जनजाति और विश्व की जनजाति दोनों पढ़िएगा। उसके बाद प्रमुख राजधानियाँ देख लीजिएगा। ये राजधानी और जनजाति वाला पोर्शन जो है आप लूसेंट से ना पढ़ के आप परीक्षा जो उससे पढ़िएगा आप, जो घटनाचक्र पूर्वावलोकन है उसमें जो है चैप्टर दिए हुए हैं, तो सेलेक्टिव जो आए हुए हैं उन्हीं को दिया है, वही एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है घटनाचक्र पूर्वावलोकन से देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है घास का मैदान। घास का मैदान एक बार आप चार्ट में भर के पढ़िएगा। हम तो कहेंगे चार्ट में एक बार भर के पढ़ेंगे तो अब भूलेगा नहीं। उसमें जो है दक्षिणी अमेरिका का ज़्यादा पूछता है। उसके बाद आपका देखेंगे तो एशिया में कुछ घास के मैदान है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में, मतलब सारे जो महाद्वीप एक ही जगह दिए हैं सातों, उन पे आप बना लेंगे घास के मैदान। एक बार खींच के यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे घास के मैदान, बहुत से चैनल वाले कराए हैं, आप वहाँ से घास के मैदान देख लेंगे। अगर नहीं आप देख पाएंगे तो मैं अपने चैनल पे आप कमेंट करिएगा, मैं आपको खुद करा दूँगा कम समय में। उसके बाद नगरों के उपनाम, जो नगरों के उपनाम है, पुराने नाम क्या हैं, ये बहुत से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा घटनाचक्र पूर्वावलोकन से। उसके बाद आर्थिक भूगोल की बात करते हैं। आर्थिक भूगोल में जब देखते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है यहाँ पे, जैसे खनिज हम देखे थे भारत में, वैसे यहाँ पे खनिज देख लेंगे कि पूछ लेता है कनाडा में, मैक्सिको में। उसके बाद आपका चिली में पूछ लेगा, अर्जेंटीना में पूछ लेगा कौन से खनिज पाए जाते हैं, या खनिज का नाम दे देगा, फिर पूछ देगा किस देश में खनिज मिलते हैं, तो वो देख लेंगे। उसके बाद उद्योग और नगर, तो ये सब हम नोट्स जो दिए हैं ज्योग्राफी के आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आप देखेंगे तो बाकायदा 2-3 पेज में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी विश्व के भूगोल में। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप ढूंढिएगा विश्व का भूगोल, आपको नोट्स है उसमें आप ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आप वहाँ से आसान भाषा में चीज़ें समझ सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। उसके बाद उत्पादन तो मान लीजिए करंट का मैटर है। यही सब कहते हैं कि जो आप कहते हैं कि करंट के 20 प्रश्न बन रहे हैं, तो मान लीजिए उत्पादन से कोई डाटा दे दिया आपका, पूछ लिया, तो कहाँ आ जाएगा, भूगोल टॉपिक में आ जाएगा। तो हमारा देखें तो शुद्ध करंट नहीं है। शुद्ध करंट तो हम आपको बताए थे ना, जो पहला वीडियो बनाए थे इम्पोर्टेंट टॉपिक का,
तो उसमें आप देखेंगे कि करंट के 10 ही क्वेश्चन मिलते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है जैसे भूगोल से दे दिया, आपका कृषि से दे दिया, ये उत्पादन वाला लगभग किस में आ जाएगा, कृषि में भी आ जाएगा, भूगोल में भी आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो बजट वाले पोर्शन में भी आ जाएगा, जो आर्थिकी आती है। तो यहाँ पे ये सब मिक्स चलता है उत्पादन का, तो उत्पादन इसमें भी देख लेंगे और भारत में भी देख लेंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचती है वो हमारी ज्वालामुखी और पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका या दक्षिणी अमेरिका पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे तो बहुत से ज्वालामुखी पर्वत हैं, उनको आप याद करेंगे। ये ज्वालामुखी पर्वत आपको मिल जाएंगे लुसेंट में, आपको ये इकट्ठा चार्ट बना के दिया है, तो वहाँ से आप याद करेंगे तो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। उसके बाद झूमिंग कृषि, जैसे जो स्थानांतरण करके कृषि करते हैं, जैसे आज यहाँ कल वहाँ, फिर इसको बर्निंग स्लैश बोलते हैं, तो ये कृषि आप देख लेंगे। इसको देख लेंगे भारत में क्या बोलते हैं, विश्व में क्या इसका नाम है, श्रीलंका में इसका क्या नाम है। तो तमाम ऐसे देश हैं जिसमें इसके अलग अलग नाम हैं, और वही दे देता है कि झूमिंग कृषि देगा, उसके नाम दे देगा और यहाँ पे देश मिलाने आपको दे देगा। तो मिलाइए कौन कौन से देश हैं, जब तक आप अच्छे से पढ़े नहीं रहेंगे। 4 कृषि दे दिया, 4 जगह के नाम दे दिए, 4 देश दे दिए, उसके बाद मिलाते रहिए। आप नहीं पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। इतनी टॉपिक थी जो है भूगोल में। और एक चीज़ हम भूल रहे हैं, जो कल आपको बताए थे इतिहास में। इतिहास में आपको एक टॉपिक हम भूल गए थे बताना, तो गवर्नर जनरल के बारे में आपको बताना भूल गए थे हम इतिहास में। तो गवर्नर जनरल जब पढ़िएगा आप, तो इनके पहले आप जो है इनका कार्यकाल देख लीजिएगा, किस सन से किस सन तक है। इनकी विशेषता पढ़ने से पहले इनका सन देख लीजिएगा, क्योंकि सन आप एक बार याद कर लेंगे तो जैसे मान लीजिए कर्नाटक युद्ध पढ़ रहे हैं, तो कर्नाटक युद्ध की आपको डेट याद है। अब ये नहीं ना याद है कि जो है गवर्नर जनरल कौन थे। तो आप जब इनका कार्यकाल आपको याद रहेगा, तो चाहे वहाँ पे कर्नाटक युद्ध पूछे, चाहे मैसूर युद्ध पूछे, चाहे आंग्ल मराठा युद्ध पूछे, कोई भी पूछेगा तो आप यहाँ से आराम से चीज़ें कर लेंगे। जैसे मान लीजिए असहयोग आंदोलन पूछ लिया, उसकी डेट आपको याद है, लेकिन गवर्नर जनरल याद नहीं है कि कौन थे उस समय। लेकिन जब गवर्नर जनरल का कार्यकाल आपको याद रहेगा तो आप चीज़ें आसानी से कर लेंगे, ना कि गवर्नर जनरल पढ़ेंगे फिर उनकी जो कार्यकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो आपको कई बार एक ही चीज़ कई बार पढ़नी पड़ जाएगी और आप भूल भी जाएंगे। तो आप एक काम करिए, अलग से गवर्नर जनरल देख लीजिएगा सारे सिस्टमेटिक, और उसके जो है कार्यकाल। अगर आपको सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं मिलेंगी, एक दिन हम गवर्नर जनरल का वीडियो बनाएंगे, उसमें सारा चीज़ें आपको 5-10 मिनट लगेगा, पूरा चार्ट बना देंगे, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और वैसे ही आप उसको याद कर लीजिएगा। हम चीज़ें कराएंगे तो एथेंटिक वे में कराएंगे, आपको कोई गवर्नर जनरल मिस नहीं करेगा। कभी कभी कार्यकाल ही दे देता है कि उनका कार्यकाल कब से कब तक है, ये भी मिलाने के लिए दे देता है। तो आप जो है इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। देखिए थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी इन कम दिनों में। अगर इन कम दिनों में आप अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आप चीज़ें जो है पूरी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप 50 दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, और जो जो टॉपिक बताए हैं अगर उनको ईमानदारी से कवर करेंगे तो आप देखेंगे परीक्षा हाल में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, और जो प्रश्न सतही तौर पे जो प्रश्न बनते हैं उनको आप कर लेंगे। और देखिए जो कट ऑफ हमारा जो निर्धारित होता है जीएस का, मान के चलिए 70 से 80 जो प्रश्न हम कहते हैं जीएस में, अगर आपके जो सतही प्रश्न है, जो यानी जो आसान प्रश्न है, अगर वो गलत नहीं होते हैं तो आप कट ऑफ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारा फोकस क्या होता है, हमको लगता है ये प्रश्न आसान है, इसको हम क्यों बार बार पढ़ें, यही पे हम गलती करते हैं। हम टफ प्रश्न पढ़ने के चक्कर में आसान प्रश्न हमसे जो है गलत हो जाते हैं परीक्षा में, और यहीं से हम कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं। तो आप अगर ये जो हम बताए हैं, अगर इन टॉपिक को आप कवर कर लेंगे तो आप आराम से पहुंच जाएंगे। 80 प्लस भी पहुंच सकते हैं। जो 140 जीएस के आते हैं, आप 80 प्लस आप बड़े आराम से कर लेंगे। सारे जो टॉपिक अब तक हम बताते जा रहे हैं, अगर उनको आप ईमानदारी से कवर कर लेंगे, और इनको आपको लगेगा कि छोटी छोटी टॉपिक हैं, आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन इतना समय नहीं लगेगा। आप पढ़ेंगे तो देखेंगे पर्वत पठार मरुस्थल आप आधे घंटे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप ईमानदारी से अगर 8 से 10 घंटा देते हैं तो आप चीज़ें अभी से 50 दिन में कवर कर लेंगे। और जो भाई बंधु अभी नौकरी में हैं तो उनको मान के चलिए कि कम से कम आपको 6 घंटे तो ज़रूर देने पड़ेंगे। चाहे आप सुबह शाम मिला के दीजिए, चाहे 24 घंटे में, चाहे जब समय निकालिए 6 घंटे, आपको 6 घंटे तो कम से कम निकालने पड़ेंगे। और ये जो है जो 8 से 10 घंटे लोग पढ़ रहे हैं, आप 6 घंटे अगर क्वालिटी एजुकेशन कर लेंगे तो जो है आप 6 घंटे में चीज़ें कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं हम उनको कहेंगे कि आप स्टॉप वॉच लगा के पढ़िए। आप स्टॉप वॉच जब लगा के पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं या 4 घंटे पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बात पूरी समझ में आई होगी। अगर बातें समझ में आती है तो आप चैनल को
लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिएगा। और जो है आप जब कमेंट करते हैं तो हमको एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है और फिर से हमको कुछ नया करने का मन करता है। तो आप प्लीज़ कमेंट किया करिए और अपने सवाल या जो भी आपके सुझाव हैं आप दिया करिए। कोई सवाल रहेंगे तो उसको हम जवाब देने की कोशिश करेंगे, अगर कोई सुझाव आपका रहेगा तो उसको अमल करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।